हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम बात करने वाले हैं आपके जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। देखिए, हमने सरकार क्या होती है इसके बारे में पढ़ लिया, लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में भी हमने जाना। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें क्या क्या मुख्य तत्व होने चाहिए, कौन से तत्व उसमें मौजूद होने चाहिए, उसके बारे में बात हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो देखिएगा, ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में ये जो देश है ये पूरा अफ्रीका जो महाद्वीप है, और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे ये जो देश है ये कौन सा है, देश है दक्षिणी अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका देश है सबसे नीचे का। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा भारत होता है। चलिए तो बात करते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, गोरे यानी श्वेत और अश्वेत यानी कि काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस स्कूल लड़के के बारे में पूछा तो माँ ने उसे बताया, या माँ से उसे पता चला कि इसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? तो देखिएगा, आगे देखते हैं। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब था त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानून पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल व बसें अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके लिए भेदभाव किया जाता था उनके साथ। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। ये 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में ही पढ़ाई है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय करते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित होने से
नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके: चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकारों के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाई। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि आम जनता के प्रति वह जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्यायसंगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। बात करते हैं विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करें। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस में लोग जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, तो जिन राज्यों से नदी गुजरती है उसके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब बात करते हैं समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी
कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देता है। यह धारणा गलत और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और सरकार के कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है, देखिएगा। और ये जो प्रश्नोत्तर है ये चलिए एक पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए जो प्रश्नोत्तर है वो हम देख लेते हैं। अश्वेत लोग किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, अश्वेत लोग निम्नलिखित प्रकार के भेदभाव का वहाँ पर सामना कर रहे थे। अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो पहला कौन सा अधिकार था? वोट डालने का अधिकार, जो अश्वेत लोगों को नहीं था। अश्वेत लोगों के लिए रेल और बसें अलग होती थी। अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियाँ यानी एम्बुलेंस अलग होती थी। अश्वेत लोगों के लिए खेती के लिए जो ज़मीन मिलती है वो सबसे घटिया होती थी, जबकि अच्छी ज़मीन श्वेतों के पास होती थी। अश्वेत लोगों के बस स्टैंड भी अलग होते थे। तो ये सब भेदभाव थे। आगे प्रश्न है, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? तो देखिए, स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा जो कि श्वेतों को सिखाई जाती थी वो सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था। तो अफ्रीकांस भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी। तो हेक्टर और उसके सहपाठियों ने मिलकर अफ्रीकांस भाषा सिखाने का विरोध किया क्योंकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना ज़रूरी है और ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है कि सभी लोग जन्म से समान हैं। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के कारण या आदि के आधार पर उनके अधिकारों को छीना जाता है तो यह भेदभाव कहलाता है। और भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और यह मानवता के प्रति अपराध है और अन्याय भी है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की ज़रूरत क्यों है, बताइए। तो हम सिंपल सा बताएंगे कि सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। भारत में यह समय 5 वर्ष का है। यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए न करके हमेशा के लिए कर दिया जाए तो सरकारें अपनी मनमानी करने लगेंगी, क्योंकि सरकार को बदल जाने का डर नहीं रहेगा। निर्धारित समय के लिए चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, इसलिए चुनाव जो है वो समय समय पर होते रहना ज़रूरी है। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? तो यहाँ पर सहमति जो है वो बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और असहमति दीवारों पर पोस्टर चिपकाने और बाघों के शिकार पर दी जा रही है। ये आप पेज नंबर 42 पर पढ़ भी सकते हैं। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? तो सिंपल सी बात है कि हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर समस्या पर विचार विमर्श करते तो समस्या सॉल्व हो जाती। अगला प्रश्न देखिए, माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया है कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? तो देखिए, माया की कहानी में सरकार ने समानता के विचार का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को बिल्कुल ठेस पहुंची थी। आगे पढ़िएगा, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? देखिए, अधिकतर अभिभावक जो होते हैं ना वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहते, इसलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। और अगर फीस कम कर दी जाएगी तो संभव है कि अभिभावक लड़कियों को भेजने के लिए तैयार हो जाएं। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होता देखा है? उदाहरण देकर बताइए। और इन स्थितियों में आप उसकी क्या मदद करेंगे? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत होंगे? जो लोग भेदभाव कर रहे हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे, आपने कैसे समझाया, तो ये आप स्वयं करेंगे। चलिए अगला देखिएगा, पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न है कि आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जो जीवन है वो कैसा होगा? तो देखिए, आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है, इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा और उसे वे सभी अधिकार मिले होंगे जो श्वेतों को प्राप्त होते हैं। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं?
तो देखिए, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और इस प्रकार वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी जो भागीदारी है वो निभाते हैं। इसके बाद देखिएगा, लोग सरकार के प्रति अपनी राय जो है, राय को धरने, जुलूस, हड़ताल आदि तरीकों से व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सके। लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उनके विचार के अनुसार अपने कानून बना सकती है। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सकते हैं, तो ऐसे करके वो विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखिएगा, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इन विवादों का समाधान करे, इसलिए सरकार की ज़रूरत होती है। बात करते हैं आगे, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त होता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो और सरकार इन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। तो आप एक बार और पढ़िएगा और इस तरह के कुछ मुख्य तत्व देखिएगा आपके सामने आएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होना चाहिए। तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आम सुविधाओं का प्रयोग करने का अधिकार सबको होना चाहिए, सभी लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म का पालन करने और विकास करने का अधिकार होना चाहिए और न्याय और समानता के प्रति जो है वचनबद्धता होनी चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा सा पाठ था, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान हमें यहाँ से मिला। और चलिएगा अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।